बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 शुरू करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 3.2 को शुरू करने से पहले दो टर्म्स हमने अच्छी तरह से समझनी हैं। उनमें से एक टर्म है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरी है इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी तरह से बढ़े, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी तरह से कम हो। जैसा कि आप कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, तो अगर आप ज़्यादा रास्ते तक ट्रैवल करेंगे तो आपका जो फेयर है, यानी कि आपका जो किराया है, वो ज़्यादा होगा, और अगर आपका रास्ता कम है तो आपका जो किराया है वो भी कम होगा। इसी तरह अगर आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं, तो अगर आप चीज़ की मिकदार या तादाद ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, और अगर चीज़ की मिकदार या तादाद कम होगी तो उसकी जो पेमेंट है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ की मिकदार या तादाद और उसकी जो पेमेंट है, इनमें डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट रिलेशन बनता है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं इन्वर्स वेरिएशन की। तो इन्वर्स वेरिएशन दो चीज़ों के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि अगर किसी काम को 5 अफराद मिलकर सरअंजाम देते हैं तो वो उस काम को कर लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिनों में। अगर उसी काम को हम 7 अफराद के ज़रिए से करवाएं, अब क्या हो गया कि अफराद की तादाद बढ़ गई, तो वो काम 10 की बजाय कम दिनों में होगा। यानी कि अफराद की तादाद या मज़दूरों की तादाद बढ़ने से काम की तकमील के जो दिन हैं वो कम हो गए। तो इस किस्म के रिलेशन को या वेरिएशन को हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। तो हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी नवैयत के होंगे। इन्हीं दो वेरिएशन के गिर्द हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 घूमेगी, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। तो ये तो हो गया इस एक्सरसाइज का मुख्तसर सा तारुफ। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी y और x में डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट रिलेशन है, एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, यानी कि y की वैल्यू 8 होगी जब x की वैल्यू 2 हो। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस को करने का हमारा तरीक़ाकार क्या होगा। इंशाल्लाह हम एक ऐसा तरीका यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे कि हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है वो एक ही मेथड से और एक ही वे में हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जी। ओके, इन तमाम क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमें रिलेशन क्या दिया गया है, और हम सबसे पहले उस रिलेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा y, और उसके बाद हम ये सिंबल बनाएंगे। ये सिंबल हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है जी। और उसके बाद हम अपना दूसरा वेरिएबल लिखेंगे। लिखने का तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ कि वेरीज से पहले जो वेरिएबल लिखा होगा उसे हम पहले लिखेंगे, और वेरीज के बाद जो हमारा वेरिएबल होगा उसको हम बाद में लिखेंगे, और इनके दरमियान में हम साइन लगाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का, या आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन भी कह सकते हैं। तमाम क्वेश्चंस में, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, सब में हमें एक इस तरह का रिलेशन दिया जाएगा। या तो वो ऐसे वर्डिंग में लिखा होगा, या वो डायरेक्ट ही इस फॉर्म में हमें लिखकर दे दिया जाएगा। ये तो होगी एक चीज़। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो लिहाजा हमें स्टेटमेंट में इन दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप ये देखें, y की वैल्यू हमें 8 दी गई है और x की वैल्यू हमें 2 दी गई है। तो रिलेशन को लिखने के फ़ौरन बाद हम जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं उनको लिखेंगे। y इज़ इक्वल टू 8
एंड x इज इक्वल टू 2। और इन वैल्यूज़ को हम एक नाम देते हैं कंप्लीट सेट का, यानी कि वो वैल्यूज़ जो इन तमाम वेरिएबल्स की हैं उन्हें हमने क्या कह दिया, कंप्लीट सेट। उसके बाद फिर हमें इन वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाएगी और बाकी की वैल्यूज़ हमें बताई जाएंगी, जैसा कि पार्ट नंबर 1 में है। उन्होंने कहा जी y की वैल्यू फाइंड करें, तो y यानी इस वेरिएबल की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है और x की वैल्यू हमें देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि y की वैल्यू आपने x की टर्म में फाइंड करनी है, यानी कि x की जगह उसकी वैल्यू नहीं लगानी बल्कि x ही लिख देना है। तो लिहाजा x की वैल्यू x हो गई। तो इस किस्म का जो वैल्यूज़ का सेट होगा उसे हम कह देंगे इनकम्प्लीट सेट, जिसमें हमें रिलेशन के तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ में से एक वैल्यू पूछी जाएगी और बाकी हमें बता दी जाएंगी। तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे पहला वो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम अपना रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन के बाद हम कंप्लीट सेट लिखेंगे और कंप्लीट सेट के बाद हम अपना इनकम्प्लीट सेट लिखेंगे। सबसे पहले रिलेशन लिखा, उसके बाद कंप्लीट सेट लिखा और उसके बाद इनकम्प्लीट सेट लिखा। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रहे कि जो कंप्लीट सेट होगा वो तो हर क्वेश्चन में एक ही होगा, लेकिन जो इनकम्प्लीट सेट्स हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर y और x है, तो उसने इस इनकम्प्लीट सेट में हमसे y की वैल्यू पूछी, ये हमारा एक इनकम्प्लीट सेट बन गया। फॉर एग्जांपल वो हमसे x की वैल्यू भी पूछना चाहते हैं, तो फिर वो अगले इनकम्प्लीट सेट में y की वैल्यू हमें कोई भी दे देंगे और हमसे x की वैल्यू पूछ लेंगे। तो इस तरह से जो इनकम्प्लीट सेट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो कंप्लीट सेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई होगी। ओके जी, अब चलते हैं आगे। तो जब हम इतना काम कर लेंगे तो हम अपने इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब रिलेशन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। तो सिंपल सा मैटर है, लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि y लिख दिया। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम बना देंगे इक्वल। तो ये देखें जी, हमने इक्वल बना दिया और इस रिलेशन की राइट हैंड साइड पे हमने एक अदद कांस्टेंट लगाना होगा। नॉर्मली हम वो कांस्टेंट यूज़ करते हैं k, और x वैसे का वैसे। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन और इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी तो हम अपने कंप्लीट सेट्स में जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो इसमें पुट कर दिया करेंगे। तो कंप्लीट सेट में देखें y की वैल्यू कितनी है, 8 है, वो हमने यहाँ फिल कर देनी है। कंप्लीट सेट में k की वैल्यू नहीं है, लिहाजा k एज इट इज़ लिखा रहेगा और x की वैल्यू 2 है, वो हमने यहाँ लिख दी। अब इस 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर 8 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इस तरह k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 4। तो लें जी, ये k की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही k की वैल्यू आएगी हमने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना होगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे, y इज इक्वल टू kx। और इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखने के बाद हम चले जाएंगे अपने सेट नंबर 2 में, यानी इनकम्प्लीट सेट में। वहाँ देखें y हमने फाइंड करना है, लिहाजा y हम वैसे का वैसे लिख देंगे। k की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, वो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। x की वैल्यू हमारे सेकंड सेट में x ही है, तो हम उसको x ही रहने देंगे। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट की। तो पहले सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट को समझें। यहाँ से शुरू होगी, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड y व्हेन x इज 5। अब आप देखें कि यहाँ तक तो
सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट वही है जो फर्स्ट पार्ट की थी, सिर्फ ये वाला पोर्शन चेंज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड पार्ट होगा वो यहाँ तक सेम रहेगा k की वैल्यू तक, ठीक है। बहरहाल फिर भी मैं बता देता हूँ, सेकंड पार्ट को करने के लिए आपने पहले ये रिलेशन लिखना होगा, उसके बाद ये वाला जो हमारा कंप्लीट सेट है वो लिखना होगा, और जो इनकम्प्लीट सेट होगा वो इसकी बजाय यहाँ से आएगा, जिसमें y हमने फाइंड करना होगा बिल्कुल इसी तरह, और x की वैल्यू इस बार x नहीं होगी बल्कि 5 होगी। तो लिहाजा हम इसको इधर ही कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें हम y को फाइंड करेंगे और x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जब आप सेकंड पार्ट अपना कर रहे होंगे तो उसमें ये वाला जो आपका सेट है ये ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है जी। ये वाला सेट ख़त्म हो जाएगा तो आप ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे और डायरेक्ट ये लिखेंगे, ये आपने नहीं लिखना। और ये लिखने के बाद फिर आप इसी तरह अपनी इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे और इसमें पहले सेट से वैल्यूज़ पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब आपकी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आप इक्वेशन नंबर 1 को अगेन लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट के लिए y इज़ इक्वल टू kx, ये लिखी। अब जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 को दूसरी बार लिखा तो अब आप अपने दूसरे सेट में चले जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, अब आपका ये दूसरा सेट है क्योंकि ये वाला सेट अब ख़त्म हो गया है, सेकंड पार्ट में ये वाला सेट नहीं है। तो सेकंड सेट में आप देखें y फाइंड करना है, वो तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। k की वैल्यू अभी हमने 4 फाइंड की थी, वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। और x की वैल्यू सेकंड सेट में 5 है तो ये हमने 5 यहाँ पुट कर दिया, और इस तरह y की वैल्यू आ गई कितनी, 20 आ गई। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर मुकम्मल हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट बिल्कुल सेकंड की तरह, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड x व्हेन y इज 28। तो इसमें बिल्कुल पहले दो पार्ट्स की तरह हम रिलेशन लिखेंगे, कंप्लीट सेट लिखेंगे, और जो हमारा इनकम्प्लीट सेट होगा वो बनेगा y की वैल्यू 28 और x हमने करना होगा फाइंड। तो ये हमारा बनेगा इनकम्प्लीट सेट। यहाँ पर y इसमें 28 है और x हमने इसमें कैलकुलेट करना है। तो अब ये हमारा फर्स्ट सेट हो गया, कंप्लीट सेट हो गया, और ये हमारा इनकम्प्लीट सेट हो गया। तो उसके बाद हमने इस रिलेशन की इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन में हमने अपने कंप्लीट सेट से वैल्यूज़ पुट करनी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 या 3 पार्ट्स करने के बाद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो हमारा पहला यानी कंप्लीट सेट होता है वो हमें k की वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी कि उस सेट को यूज़ करके हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। और फिर जैसे ही हमारी k की वैल्यू आ जाएगी हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा अपने थर्ड पार्ट के लिए यहाँ लिख रहा हूँ जी। क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू kx, ये आ गई। जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 को आप दोबारा लिखेंगे तो आप मूव कर जाएंगे अपने सेट नंबर 2 में, यानी इनकम्प्लीट सेट में। तो y की वैल्यू 28 है तो हम यहाँ 28 फिल कर देंगे। k की वैल्यू हमने 4 फाइंड की थी, वो यहाँ 4 आ जाएगी। x हमने फाइंड करना है, वो वैसे का वैसे रहेगा। अब इस 4 को इधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा नहीं बल्कि डिवाइड कर देगा। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, इस पर भी थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। तो इनको आपस में कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो लें जी, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखें हमें रिलेशन डायरेक्ट उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखकर दे दिया, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हमें जो कंप्लीट सेट दिया है उसमें y की वैल्यू भी होनी चाहिए और x की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो ये देखें जी, एंड y इज़ इक्वल टू 7 और x इज़ इक्वल टू 3, यानी रिलेशन आ गया और कंप्लीट सेट आ गया।
अब फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो ये जो चीज़ है ये हमारा बनेगा इनकम्प्लीट सेट। तो सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन में अपना जो रिलेशन है उसको लिखते हैं। तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। रिलेशन लिखने के फ़ौरन बाद हमने क्या लिखना था जी, कंप्लीट सेट लिखना था। तो कंप्लीट सेट हमारा है y इज़ इक्वल टू 7 एंड x इज़ इक्वल टू 3। ठीक है जी, सबसे पहले हमने रिलेशन लिखना है और रिलेशन लिखने के बाद हमने अपना कंप्लीट सेट लिखना है। कंप्लीट सेट लिखने के बाद हमने अपना इनकम्प्लीट सेट लिखना है। तो देखते हैं जी इनकम्प्लीट सेट में इस बार हमें क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है और क्या हमसे पूछी गई है जी। फाइंड y, यानी कि y हमसे पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है कि x की वैल्यू हमें x ही दी गई है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, रिलेशन भी लिख लिया, कंप्लीट सेट भी लिख लिया और इनकम्प्लीट सेट भी लिख लिया। ये सारा काम करने के बाद हमने इस रिलेशन को कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन में। तो ये जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू के एक्स। इसे हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1। जैसे इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हमने जंप करना है अपने कंप्लीट सेट में। तो कंप्लीट सेट में क्या है, y की वैल्यू 7 है, यहाँ लिख देंगे। k हमने फाइंड करना है, ऐसे ही लिखा रहेगा। और x की वैल्यू 3 है, वो यहाँ लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 7 इज़ इक्वल टू 3k। 7 इज़ इक्वल टू 3k। तो 3 को इधर शिफ्ट कर दें तो k की वैल्यू आ जाएगी 7/3। k की वैल्यू आ जाएगी 7/3 जी। तो आपको याद होगा कि जैसे ही हमारी k की वैल्यू आएगी हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना होगा। तो लिखें जी y इज़ इक्वल टू के एक्स, लिख दिया। और जैसे ही हम इक्वेशन नंबर को दोबारा लिखेंगे तो हम मूव करेंगे अपने सेट नंबर 2 में। तो वहाँ पर y हमने फाइंड करना है, वैसे ही लिखा रहेगा। k की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3 आ गई। और x की वैल्यू कितनी है, x है। तो लिहाजा y इज़ इक्वल टू 7x/3। तो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या बनेगी, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज़ इक्वल टू 7 व्हेन x इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज़ इक्वल टू 35। यहाँ तक देखते हैं। सेकंड पार्ट के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, तो पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। यहाँ तक सेकंड पार्ट अलग है और यहाँ तक, और ये उसका अगला हिस्सा है। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसको हम अलहदा करेंगे और इसको अलहदा करेंगे। आप यूँ समझ लें कि जो पार्ट 2 है ये उसका ए पार्ट है और ये उसका बी पार्ट है। ठीक है जी, तो इसे मैं इस पर कंप्लीट ही करूँगा। हम समझेंगे कि हमने यहाँ तक कोई भी काम नहीं किया, हम इसको नए सिरे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना लिखेंगे रिलेशन। तो रिलेशन है जी y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। रिलेशन के बाद हम अपना कंप्लीट सेट लिखेंगे जो कि है y इज़ इक्वल टू 7 एंड x इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद हम अपना इनकम्प्लीट सेट लिखेंगे और इनकम्प्लीट सेट हमारा क्या है कि x हमने फाइंड करना है और y की वैल्यू 35 है। तो यहाँ पर लिखें y इज़ इक्वल टू 35 और x हमने करना होगा फाइंड। सेट्स मुकम्मल हो गए। अब हम अपने इस रिलेशन को इक्वेशन बनाएंगे। तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की इक्वेशन बन जाएगी y इज़ इक्वल टू के एक्स, और इसको हम मार्क कर देंगे एज इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन नंबर 1 बनेगी तो हम चले जाएंगे सेट नंबर 1 में। सेट नंबर 1 में देखें y की वैल्यू कितनी है 7, k हमने फाइंड करना है और x की वैल्यू है 3। तो 7 इज़ इक्वल टू 3k और k की वैल्यू बन जाएगी 7/3। नहीं जी देखें,
ये वाली के की वैल्यू आ गई है, लेकिन मैंने कहा था कि हमने ये कंसीडर किया कि हम इसको नए सिरे से कर रहे हैं, ये वाला सारा हमने ख़त्म कर दिया है किस्म का। ओके जी, जैसे ही के की वैल्यू आ जाएगी हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली। अब इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखने के फ़ौरन बाद हम अपने सेट नंबर 2 में जाएंगे। वहाँ पर y की वैल्यू 35 है, k की वैल्यू 7/3 है और x हमने फाइंड करना है, इसलिए वैसे का वैसे लिखा रहेगा। अब हम इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 यहाँ आकर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो इस तरह x की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 35 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। 7 को इसके साथ कट करें तो ये 5 आ जाएगा। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो लें जी, ये सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी। तो इसके लिए के तक, यहाँ तक तो ये सेम होगा और इसके लिए हमें जो अपना इनकम्प्लीट सेट होगा वो ये बनाना पड़ेगा। तो इनकम्प्लीट सेट हमारा ये बनेगा, y हमने फाइंड करना है, ये ऐसे आ जाएगा और x हमें 18 गिवन है। तो ये देखें इस तरह इस सेकंड पार्ट में हमें 2 इनकम्प्लीट सेट्स दिए गए हैं, ठीक है जी। तो हमने यहाँ तक तो इसको सेम रखना होगा। k की वैल्यू कहाँ आई है जी, यहाँ तक सेम होगा। तो अब हमारी जैसे ही k की वैल्यू आ गई है तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखना होगा। इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, वो है जी y = kx। और अब हम जाएंगे अपने इस सेट में, क्योंकि अब हम जो ये वाला पार्ट कर रहे हैं उसमें ये वाला सेट ख़त्म हो गया, ये वाला सेट आ गया इनकम्प्लीट सेट के तौर पर। तो यहाँ पर y हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज़ लिखा रहेगा। k की वैल्यू 7/3 है, वो ये आ जाएगी और x की वैल्यू 18 है। इस 3 को 18 के साथ कट करें तो 6 आ जाएगा। 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाएगा जी। लें जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो बस ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन टाइप चीज़ें थी, वो दो पार्ट थे या इन टर्म्स ऑफ एक्स वाला मामला था। अब आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आई थिंक सिंपल होंगे और वो सारे एक ही तरीके से होते जाएंगे। थे ये भी उसी तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये था कि जैसे ये डबल पार्ट्स आ गए और इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स ही आ गई, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का रिलेशन। इस रिलेशन में r और t हमारे वेरिएबल्स हैं और अब हमें r और t की जो वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं वो हमारा कंप्लीट सेट बनेगा। तो सबसे पहले हमने अपना रिलेशन लिखना होगा, तो वो हमने लिख दिया जी r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। उसके बाद हमने अपना कंप्लीट सेट लिखना होगा, यानी कि r की वैल्यू 5 है और t की वैल्यू 8 है। ये हो गया कंप्लीट सेट। अब इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। पहला है जी फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, यानी हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि r और t को कनेक्ट करे। तो लिहाजा इसमें हमने r की इक्वेशन या r की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ t। तो हमारा जो पहले पार्ट का इनकम्प्लीट सेट बनेगा वो यहाँ से बनेगा, जिसमें r जो है वो हमने फाइंड करना होगा और t जो है उसकी वैल्यू t ही रहेगी। ओके जी, रिलेशन लिखा गया, कंप्लीट सेट लिखा गया और इनकम्प्लीट सेट भी लिखा गया। अब हमने अपने रिलेशन की इक्वेशन बनानी है जो कि बनेगी r इज़ इक्वल टू के टी और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हम अपने पहले सेट से वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो r की वैल्यू कितनी है
5 है, के वैसे का वैसे और टी की वैल्यू 8 है। तो आई थिंक आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 8। ओके जी, के की वैल्यू आ गई। अब मैंने कहा था कि जैसे ही के की वैल्यू आ जाएगी हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, R इज इक्वल टू के टी। और इक्वेशन नंबर 1 को हम जब दोबारा लिखेंगे तो हम अपने सेट नंबर 2 में चले जाएंगे। वहाँ पर R फाइंड करना है, वो एज इट इज़ लिखा रहेगा। के की वैल्यू 5/8 है, वो हमने यहाँ पुट कर देनी है। और टी की वैल्यू टी है, वो हमने यहाँ पुट कर देनी है। तो ये देखें, ये वो इक्वेशन है जिसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ R इन टर्म्स ऑफ टी, या इक्वेशन विच कनेक्ट्स R एंड टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर इसकी फ्रैक्शन यानी बटा ख़त्म करना हो तो इस 8 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8R इज इक्वल टू 5T। तो ये इसका जो फर्स्ट पोर्शन था, ये उसका आंसर आ गया जी। अब हम सेकंड पोर्शन को शुरू करेंगे। तो सेकंड पोर्शन भी मैं आपको स्टार्ट से ही करवाऊंगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, इफ़ R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड R इज़ 5 व्हेन T इज़ 8, फाइंड R व्हेन T इज़ इक्वल टू 64। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना रिलेशन लिखेंगे सेकंड पोर्शन के लिए। तो रिलेशन यहाँ पर हम लिखेंगे R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। उसके बाद हम अपना कंप्लीट सेट लिखेंगे, यानी R इज़ 5 एंड T इज़ 8। कंप्लीट सेट लिखने के बाद हम अपना इनकम्प्लीट सेट लिखा करते हैं, जो कि इस पोर्शन के लिए क्या बन जाएगा, R फाइंड करना है और T की वैल्यू 64 है जी। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन लिखा गया, कंप्लीट सेट लिखा गया और इनकम्प्लीट सेट भी लिखा गया। अब हमने रिलेशन की इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन हमारी बनेगी R इज इक्वल टू के टी, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को बनाने के बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सेट नंबर 1 से। R की वैल्यू 5 है, K हमने फाइंड करना है और T की वैल्यू 8 है। यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 5/8। जैसे ही K की वैल्यू आएगी आप इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे, R इज इक्वल टू के टी। और इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखने के बाद आप चले जाएंगे सेट नंबर 2 में। R फाइंड करना है, वैसे ही रहेगा। K की वैल्यू 5/8 और T की वैल्यू 64। एट और 64 को आपस में कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 5 × 8 40। तो ये इस पोर्शन का आंसर आ गया जी 40। अब हम इस थर्ड पोर्शन की बात करेंगे। तो इसको भी अगर हम चाहें तो शुरू से ही लिख सकते हैं। बहरहाल आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग तो यही होगी, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और हमारा कंप्लीट सेट ये होगा। लेकिन इसके लिए जो इनकम्प्लीट सेट होगा वो बन जाएगा R इज़ इक्वल टू 20 और T हमने करना होगा फाइंड। तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ इसका मैं आपको दूसरा पोर्शन यानी कि इतना आपको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो इसका जो पहला हिस्सा होगा वो आपका यहाँ तक ऐसे ही चलेगा, सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी। तो ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। R इसमें 20 है और T हमने फाइंड करना है, यानी कि इस पोर्शन का हम इतना हिस्सा कर चुके हैं, इतना हिस्सा हमने कर लिया है। ये नहीं है इसमें, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे ही लिखेंगे और इसकी जगह ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम यहाँ से इसे शुरू करेंगे। R इज़ इक्वल टू के टी।
आर की वैल्यू 20 है, के की वैल्यू ये 5/8 है और टी हमने फाइंड करना है। इस 8 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे और 5 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 20 × 8/5। इस 5 को इससे कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की वैल्यू बन जाएगी 32। तो लें जी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन है। तो सबसे पहले हमने अपने रिलेशन को लिख लिया। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट सेट है, r इज़ t एंड t इज़ 3, तो सॉरी r इज़ 8 एंड t इज़ 3, ये हमारा कंप्लीट सेट आ गया। और ये हमारा इनकम्प्लीट सेट है जिसमें r हमने फाइंड करना है और t की वैल्यू 6 है। अब सबसे पहले हमने इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, तो ये बन जाएगा r इज़ इक्वल टू KT², इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने सेट नंबर 1 से वैल्यूज डालनी है। r की वैल्यू 8 है, k हमने फाइंड करना है और t की वैल्यू 3 है, ऊपर इसके स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9k, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 8/9, k की वैल्यू आ जाएगी 8/9, k की वैल्यू आ गई। जैसे ही k की वैल्यू आएगी हमने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r इज़ इक्वल टू KT², और जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे तो हम सेट नंबर 2 में चले जाएंगे। अब सेट नंबर 2 में r हमने फाइंड करना है, इसलिए r वैसे का वैसे, k की वैल्यू 8/9 और t की वैल्यू सेट नंबर 2 में 6 है और ये इसका स्क्वायर। r इज़ इक्वल टू 8/9 और 6 का स्क्वायर 36, 9 को 36 से कट ऑफ करें तो 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यहाँ पर v से मुराद है वोल्टेज और r का मतलब है रेजिस्टेंस। उसके बाद v की वैल्यू में 5 दी गई है, व्हेन r की वैल्यू 3 है, और फिर हमसे v की वैल्यू 625 बताई गई है और हमने r फाइंड करना है। ठीक है जी, तो तरीकाकार इसमें वही होगा, सबसे पहले आपने अपना रिलेशन लिखना है, उसके बाद आपने कंप्लीट सेट लिखना है और उसके बाद आपने इनकम्प्लीट सेट लिखना है। तो इस क्वेश्चन में रिलेशन क्या होगा, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो ये हमने सबसे पहले अपना रिलेशन लिखा, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। उसके बाद हम अपना कंप्लीट सेट लिखेंगे जिसमें हमें v की वैल्यू दी गई है 5 और r की वैल्यू दी गई है 3। फिर हम अपना इनकम्प्लीट रिलेशन लिखेंगे जिसमें हमें v और r में से एक वैल्यू दी जाएगी और एक हमसे पूछी जाएगी। तो v की वैल्यू हमें ये v कैपिटल है 625 और r हमने करना है फाइंड। रिलेशन, कंप्लीट सेट और इनकम्प्लीट सेट लिखने के बाद हमने इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KR³ और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हम अपने सेट नंबर 1 में जाएंगे, वहाँ पर v की वैल्यू 5 है वो पुट करेंगे, k वैसे का वैसे, और r की वैल्यू 3 है वो यहाँ आ जाएगी। 5 इज इक्वल टू k इंटू 3 का क्यूब 27 है, k इंटू 27 हम इसको 27k भी लिख सकते हैं। 27 को इधर शिफ्ट करेंगे तो k की वैल्यू बन जाएगी 5/27, तो k की वैल्यू हमने लिख दी 5/27।
जैसे ही k की वैल्यू आएगी हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे। तो मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख रहा हूँ, v = k r क्यूब। और दोबारा लिखने के बाद हम सेट नंबर 2 में जाएंगे। वहाँ पर देखें v की वैल्यू 625 है, ये हमने 625 लिख दी, = k की वैल्यू 5/27 है, तो ये हमने 5/27 लिख दी। r हमने फाइंड करना है, तो r को हम वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। अब इस 5/27 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आकर ये 27/5 बनेगा, यानी कि 625 मल्टीप्लाइड बाय 5/27 = r क्यूब। 625 को सॉरी ये ऐसे नहीं, मैंने कहा था कि जब हम इसको इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो जो 5/27 है वो 27/5 हो जाएगा, 27/5 हो जाएगा। तो अब हम इस 5 को 625 के साथ जब कट करेंगे, यानी कि जब हम 625 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125। तो r क्यूब की वैल्यू आ गई 125 मल्टीप्लाइड बाय 27। हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे क्यूब रूट। ठीक है जी, तो r क्यूब का भी हम क्यूब रूट लेंगे। इधर से हम 125 मल्टीप्लाइड बाय 27, इसका भी हम क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट। तो ये क्यूब और ये क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर r आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं तो भी ठीक है। तो मैनुअली इसका मतलब क्या है कि जो 125 है उसका क्यूब रूट होता है जी 5, और 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, r = 15। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड w = 81 व्हेन u = 3, फाइंड w व्हेन u = 5। तो सबसे पहले हम इसमें अपना रिलेशन लिखेंगे। तो हमारा रिलेशन है w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, और इसको मैथमेटिकली लिखा जाएगा w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब। रिलेशन के बाद हमने अपना कंप्लीट सेट लिखना होगा, यानी इन दोनों की जो हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं वो लिखनी है। तो यहाँ देखें w की वैल्यू 81 है और u की वैल्यू 3 है। ये हमारा कंप्लीट सेट आ गया। कंप्लीट सेट लिखने के बाद हम अपना इनकम्प्लीट सेट लिखेंगे, जिसमें w हमने फाइंड करना है और u की वैल्यू 5 है। इसके बाद हम इस रिलेशन की इक्वेशन बनाएंगे, जो कि बनेगी w = k u क्यूब। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के फ़ौरन बाद हम सेट नंबर 1 में जाएंगे। वहाँ से w की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 81। k हमने फाइंड करना होता है, u की वैल्यू हमें मिलेगी 3 और उसके ऊपर है क्यूब। तो 81 = 3 का क्यूब 27 इंटू k। 27 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 81/27 हो जाएगा। और यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। जैसे ही k की वैल्यू आएगी आपने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना होगा। और इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखने के फ़ौरन बाद हम चले जाएंगे सेट नंबर 2 में। सेट नंबर 2 में w हमने फाइंड करना है, इसलिए w को वैसे ही लिखा रहने देंगे। k की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी, वो यहाँ पुट कर देंगे, और u की वैल्यू 5 है। फाइव का क्यूब 5 × 5 × 5 ये हो जाएगा 125।
अब 3 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375। तो लें जी, इसका आंसर भी आ गया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है जी, इफ़ y वेरीज इनवर्सली। तो ये एक नई चीज़ है। यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है वो कौन सा आ गया है, इनवर्स रिलेशन। तो बस इसमें इस इनवर्स रिलेशन की थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन से ऐसा ही होगा। तो हम सबसे पहले अपना रिलेशन लिखेंगे। तो रिलेशन इस पर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले हम y लिखेंगे। अब इनवर्सली है तो सिंबल तो वही रहेगा, यही है जी। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि जो इनवर्सली के या वेरीज के बाद वाला वेरिएबल है उसको हम सिंपल नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा। अब जैसे यहाँ देखें, वेरीज डायरेक्टली था तो हमने वेरीज से पहले वाला वेरिएबल पहले लिखा, वेरीज के बाद वाला वेरिएबल हमने बाद में लिखा और दरमियान में सिंबल लगा दिया। लेकिन दोनों वेरिएबल्स हमने सिंपल ही लिखे थे। लेकिन जब इन्वर्सली वाली बात आएगी तो हमने वेरीज से पहले वाला वेरिएबल पहले ही लिखना होगा, उसके बाद हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाना होगा, और वेरीज के बाद या इन्वर्सली के बाद वाला जो वेरिएबल होगा उसको सिंपल नहीं लिखना, बल्कि उसको रेसिप्रोकल में लिखना है। बस इन्वर्सली में इतनी ही हमने चेंजिंग करनी है। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब रिलेशन के बाद हमने अपना कंप्लीट सेट लिखना है, यानी कि y और x की वैल्यू जो हमें प्रोवाइड की गई है वो लिखेंगे। y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 2 है। उसके बाद हम अपना इनकम्प्लीट सेट देखेंगे। तो इनकम्प्लीट सेट में क्या है कि y हमने फाइंड करना है और x की वैल्यू हमें दी गई है 126। तो रिलेशन की इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर इक्वेशन देखें जी, ऐसे बनेगी y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 1/x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k/x। तो ये है जी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जैसी बनेगी तो हमने अपने सेट नंबर 1 में जाना है और वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ पर y की वैल्यू 7 है, ये आ गई, और x की वैल्यू 2 है, वो यहाँ आ जाएगी। अब इस 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 14। तो मैं इस वैल्यू को यहीं पर इम्प्लाइज करके लिख देता हूँ, k इज़ इक्वल टू 14। बिल्कुल उसी तरह जैसे ही हमारी k की वैल्यू आएगी हमने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना है। तो मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, y इज़ इक्वल टू k/x। जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे हम जंप कर जाएंगे अपने सेट नंबर 2 में। तो सेट नंबर 2 में हम देखें y फाइंड करना है, इसलिए y जो है उसको हम वैसे का वैसे रहने देंगे। k की वैल्यू आ गई है 14, हम यहाँ पुट कर देंगे, और सेट नंबर 2 में x की वैल्यू है 126 जी। 14 को 126 के साथ डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1/9। ये आपने कैलकुलेट करके देख लेना खुद से भाई। लें जी, इतनी सी बात ही। सिर्फ इसमें जो वेरीज इन्वर्सली होगा तो इन्वर्सली में हम क्या करेंगे कि वेरीज के बाद वाला या इन्वर्सली के बाद वाला जो हमारा वेरिएबल होगा उसको हमने सिंपल नहीं लिखना बल्कि रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख देना होगा। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हमारे डायरेक्टली वाले हो रहे थे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 में है जी, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली ही पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको 1/x बोलेंगे, और अगर आप इसको इनवर्सली बोलते हैं तो फिर आप इसको सिंपली x बोल देंगे। तो मैं एक बार आपको फिर ये पढ़ के सुना देता हूँ। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ये हमारा रिलेशन हो गया। उसके बाद y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है, ये हमारा कंप्लीट सेट हो जाएगा, और y की वैल्यू 24 है जबकि x हमने फाइंड करना है, ये हमारा इनकम्प्लीट सेट हो जाएगा। तो एज़ यूजुअल जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए ये भी वैसे ही होगा। बहरहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हमने अपना रिलेशन लिखना है, y इज़ डायरेक्टेड टू 1/x या y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। उसके बाद हम अपना कंप्लीट सेट लिखेंगे। कंप्लीट सेट में है जी y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू
3 है। कंप्लीट सेट लिखने के बाद हम अपना इनकम्प्लीट सेट लिखेंगे जिसमें y की वैल्यू 24 है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी। रिलेशन की इक्वेशन बनानी है तो y इज़ इक्वल टू k इंटू 1/x आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई से करेंगे तो y इज़ इक्वल टू k/x हो जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हम लोग जाएंगे सेट नंबर 1 में। वहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 4 है, पुट करेंगे कि हमने फाइंड करना होता है, और उसमें x की वैल्यू कितनी है 3 है। अब हम 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, बिल्कुल k की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। तो लें जी, k की वैल्यू हमने 12 लिख दी। जैसे ही k की वैल्यू आएगी हमने क्या करना होगा, हाँ जी, इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना होगा। तो ये लें जी, y इज़ इक्वल टू k/x। जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे तो हम मूव करेंगे अपने सेट नंबर 2 में। तो वहाँ पर y की वैल्यू आप देखें 24 है, k की वैल्यू हमारी आ गई थी 12 और x हमने फाइंड करना, उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। हाँ जी, अब यहाँ पर ये करना है कि इस x को हमने इधर शिफ्ट करना है और इसको हमने यहाँ शिफ्ट करना है। इसे हम किसी हद तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, किसी हद तक, मुकम्मल ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है। याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि हम x को इधर शिफ्ट करेंगे और 24 को यहाँ, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 12/24। इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 1/2। लें जी, छोटा सा क्वेश्चन था जो कि हो भी गया। अब हम इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट, इफ़ w इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z या इफ़ w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। w इज़ 5 when z is 7, फाइंड w when z is 175/4। अब यहाँ पर ये हमारा रिलेशन है, ये हमारा कंप्लीट सेट है और ये हमारा इनकम्प्लीट सेट है। इन तीनों को हम रिस्पेक्टिवली लिखेंगे। सबसे पहले हमने अपना रिलेशन लिखना है, w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z या w इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। उसके फ़ौरन बाद हम अपना कंप्लीट सेट लिखेंगे। कंप्लीट सेट में w की वैल्यू हमें 5 दी जा रही है और c की वैल्यू हमें 7 दी जा रही है। उसके बाद हमने एज़ यूजुअल अपना इनकम्प्लीट सेट लिखना है। इनकम्प्लीट सेट में w हमने फाइंड करना है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे और z की वैल्यू हमें दी जा रही है 175/4। ये z की वैल्यू 175/4 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ गई है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी समझा जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, रिलेशन लिखा गया, सेट्स लिखे गए, उसके फ़ौरन बाद हमने इस रिलेशन की इक्वेशन बनानी है, तो वो बन जाएगी w इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 1/z। इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो w इज़ इक्वल टू k/z हो जाएगा। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हम जाएंगे अपने सेट नंबर 1 में। वहाँ पर w की वैल्यू 5 है, पुट कर देंगे। k हमने फाइंड करना होता है, वैसे ही लिखा रहेगा और z की वैल्यू 7 है, पुट कर देंगे। 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो k की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 35। ओके जी, जैसे ही k की वैल्यू आएगी तो हमने क्या करना होगा, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना होगा। तो लें जी, इक्वेशन 1 को हमने लिखा दोबारा, w इज़ इक्वल टू k/z। और इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखने के बाद हमने क्या करना होगा, सेट नंबर 2 में जाना होगा। वहाँ पर देखें w फाइंड करना है, तो w तो हमारा वैसे ही रहेगा। k की वैल्यू 35 आ जाएगी और z की वैल्यू है जी, थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड, 175/4। तो थोड़ा डिटेल में सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूँ। ये 35 आ गया, डिवाइड, इसको हम डिवाइड बना देंगे कुछ इस तरह से और आगे हम लिखेंगे 175/4। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में हम किया करते थे, इसको के डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन और अगली वैल्यू का ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा जी इस तरह। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई इसको डायरेक्ट ही कर लें तो भी ठीक है। तो मैं बहरहाल इसको अगर कट करें तो ये हो जाएगा कट 5 पे, तो इसको 5 पे कट करते हैं जी। 7 5 35 और ये हमारा बन जाएगा 3 5 12, ठीक है जी। बाकी 2 आ जाएगा तो 5 5 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 और उसके बाद इसको फिर हम कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5
और इस तरह w की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4/5। आप इसे जैसे भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो w की वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास 4/5। तो ये है जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेशन है जी a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या फिर a इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। कंप्लीट सेट है जी a की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू 3 है। इनकम्प्लीट सेट में r हमने फाइंड करना है और a की वैल्यू 72 है। तो जल्दी जल्दी इसको शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम अपना रिलेशन लिखेंगे, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उसके बाद हम अपना कंप्लीट सेट लिखेंगे जो कि है a इज़ इक्वल टू 2 एंड r इज़ इक्वल टू 3। उसके फ़ौरन बाद हम अपना इनकम्प्लीट सेट लिखेंगे जिसमें a की वैल्यू हमें गिवन है 72 और r हमने करना है फाइंड। रिलेशन की इक्वेशन बनेगी जी a इज़ इक्वल टू k इंटू 1/r²। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगी a इज़ इक्वल टू k अपॉन r²। ये इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हमने अपने सेट नंबर 1 में जाना है। वहाँ से देखें a की वैल्यू 2 है, यहाँ फिल कर देंगे। k हमने फाइंड करना होता है वैसे ही लिखा रहेगा। r की वैल्यू 3 है और उसके ऊपर स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 है। 9 को जब हम 2 वाली साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 9 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और k की वैल्यू बन जाएगी 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18। तो यहाँ लिख देता हूँ जी मैं k की वैल्यू 18। ये तो क्लास जैसे ही k की वैल्यू आएगी क्या करना था हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना था। तो ये लें जी a इज़ इक्वल टू k/r²। और इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखने के फ़ौरन बाद हमने जाना होता है अपने सेट नंबर 2 में, यानी कि इनकम्प्लीट सेट में। वहाँ पर देखें a की वैल्यू कितनी है 72, यहाँ पुट हो गई। k की वैल्यू कितनी आई थी 18, वो हमने यहाँ लिख दी डिवाइडेड बाय r² वैसे का वैसे, क्योंकि ये फाइंड करना है। अब एक बार फिर हमने इसको r² को यहाँ 72 वाली साइड पर शिफ्ट करना है और 72 को हमने r² की जगह लिख देना है। तो ये बन जाएगा r² इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 72। तो r² इज़ इक्वल टू, इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आएगा। उसके बाद हमने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ भी हम स्क्वायर रूट लेंगे जी और यहाँ भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। और जब हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट हैंड साइड पर या जिस साइड पर हमारी वैल्यूज़ लिखी होती हैं वहाँ हमने प्लस माइनस का साइन भी लगाना है। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ पर r की दो वैल्यूज आएंगी, एक होगी प्लस 1/2 और दूसरी होगी माइनस 1/2। उम्मीद है कि हमें ये इक्वेशन भी पहले इक्वेशन की तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमें रिलेशन दिए गए वो है जी a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b² या फिर a इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b²। इसमें जो हमारा कंप्लीट सेट है वो है जी a इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू 4। और जो हमारा इनकम्प्लीट सेट है उसमें a हमने फाइंड करना है और b की वैल्यू 8 है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम अपना रिलेशन लिखेंगे जो कि है a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b²। उसके बाद हम अपना कंप्लीट सेट लिखेंगे जिसमें a की वैल्यू हमें 3 बताई गई है और b की वैल्यू हमें 4 दी गई है। और उसके बाद हम अपना इनकम्प्लीट सेट लिखेंगे। इनकम्प्लीट सेट में जैसे मैंने पहले बताया कि a हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख देंगे और b की वैल्यू हमें 8 बताई गई है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने अपने रिलेशन की इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन आपको पता है कि बनेगी a इज़ इक्वल टू k इंटू 1/b²। इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू k/b²। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जैसे ही बनेगी हमने अपने सेट नंबर 1 में जाना है। वहाँ पर हम देखेंगे a की वैल्यू 3 है, k हमने फाइंड करना है, उसको वैसे ही लिखते हैं। b की वैल्यू 4 है तो ये लें जी b की वैल्यू आ गई और उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा देना है। 3 वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू k वैसे का वैसे ओवर वैसे का वैसे और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब हमने 16 को इधर शिफ्ट करना है तो 16 यहाँ पर
जो डिनोमिनेटर में इस तरफ जाकर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 यानी कि 48। ओके जी, जैसे ही हमारी k की वैल्यू आएगी तो हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना है। तो ये लें जी, a इज इक्वल टू k ओवर बी स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर को दोबारा लिखने के फ़ौरन बाद हमने जाना है अपने सेट नंबर 2 में, यानी कि इनकम्प्लीट सेट में। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमने फाइंड करना है, उसको हम वैसे का वैसे रहने देंगे। k की वैल्यू 48 है, उसको हमने फिल कर देना है, और b की वैल्यू 8 है और उसके ऊपर फिर हमें स्क्वायर लगा देना है। तो a इज इक्वल टू 48 ओवर 8 का स्क्वायर है जी 64 जी। 48 को जब हम 64 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आई थिंक सो कि 14 कह रहा हूँ, 48 और 64 है तो ये 16 के टेबल पर डिवाइड हो जाएंगे। 3 इंटू 16 48 एंड 4 इंटू 16 जो है वो 64 होगा, यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा 3/4। कैसे आया, हमने इसको भी 16 पर डिवाइड किया है और इसको भी 16 पर डिवाइड किया है, तो इस तरह a की वैल्यू आ गई जी 3/4 एंड दिस completes the solution। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है जी, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा रिलेशन है और ये हमारा कंप्लीट सेट है। उसके बाद फाइंड v व्हेन r इज 6, ये हमारा एक इनकम्प्लीट सेट है। और उसके बाद एंड r यानी कि एंड फाइंड r व्हेन v 320, ये हमारा दूसरा इनकम्प्लीट सेट है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो रिलेशन है वो है जी, v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। उसके बाद हम अपना फ़ौरन कंप्लीट सेट लिखेंगे। तो कंप्लीट सेट है जी, v इज़ इक्वल टू 5 एंड r इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद पहला इनकम्प्लीट सेट जिसमें v हमने फाइंड करना है और r की वैल्यू 6 है। और फिर दूसरा इनकम्प्लीट सेट जिसमें v की वैल्यू 320 है और r हमने फाइंड करना है। यहाँ पर एक ही अगर आप गौर से देखें कि जो v है वो कैपिटल है और जो r है वो स्मॉल है। तो कैपिटल V का मतलब है वॉल्यूम और स्मॉल r का मतलब है रेडियस ऑफ सर्कल। ओके जी, अब हमने अपने इस रिलेशन की इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू k इंटू 1/r क्यूब। इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगी v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हमने सेट नंबर 1 में जाना है और वहाँ से जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो v की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर हम 5 पुट करेंगे, इज़ इक्वल टू k वैसे का वैसे, और r की वैल्यू 3 है और उसके ऊपर एक अदद क्यूब भी है। तो 5 इज़ इक्वल टू k ओवर जी 3 का क्यूब कितना होता है 27। इस 27 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 27 इज इक्वल टू k। तो इस तरह k की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 27 और ये होता है 135। k की वैल्यू आ गई। तो जैसे ही k की वैल्यू आएगी तो हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना होगा। तो ये लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना तो हमने मूव कर जाना है अपने सेट नंबर 2 में। तो सेट नंबर 2 में आप देखें v हमने फाइंड करना है, इसलिए v को हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। k की वैल्यू 135 है वो हम यहाँ पुट कर देंगे और सेट नंबर 2 में r की वैल्यू 6 है तो लिहाजा यहाँ आ जाएगा 6 और इसका क्यूब। v इज इक्वल टू 135 जो है वो वैसे का वैसे रह जाएगा और 6 का क्यूब होता है जी 216। तो अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 27 के टेबल पर कॉमनली कट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 5/8। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया। अब हमारा जो तीसरा इनकम्प्लीट सेट है वो भी बाकी है। तो जैसे ही हमारी ये v की वैल्यू आ गई है तो हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को एक बार फिर लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लिखेंगे एक बार फिर से, v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब।
तो ये हमने तीसरी बार अपने इक्वेशन नंबर 1 को लिखा, तो लिहाजा अब हम मूव करेंगे अपने सेट नंबर 3 में। वहाँ पर v की वैल्यू हमें दी गई है 320, वो पुट कर देंगे। k की वैल्यू आई थी 135, वो हम लिख देंगे। और r हमने फाइंड करना है, इसलिए r को हम वैसे का वैसे रहने देंगे। इस बार फिर हमने इस r क्यूब को यहाँ और 320 को यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये बन जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू 135 ओवर 320। ओके जी, तो r क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 135 ओवर 320। आप कैलकुलेट कर जी। तो अगर इनको हम कट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27 ओवर 64, यानी कि 5 के टेबल पर कट हो जाएंगे। तो ये आ गई हमारी r क्यूब की वैल्यू, लेकिन हमें r की वैल्यू चाहिए। इस क्यूब को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का ले लेंगे क्यूब रूट। क्या ले लेंगे, दोनों साइड्स का क्यूब रूट ले लेंगे। तो 27 ओवर 64 का भी क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ r रह जाएगा। 27 का क्यूब रूट जो है वो 3 होता है, और 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा r का आंसर कंप्लीट हो गया। बेसिकली हमने इसमें दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। एक हमने v की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि ये आ गई है, और दूसरी हमने r की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि ये आ गई है। दैट कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमें रिलेशन दिया गया वो है जी m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n क्यूब, या फिर m इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। तो सबसे पहले हम अपना रिलेशन लिखेंगे, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n क्यूब, या फिर m इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। रिलेशन लिखने के बाद हम अपना कंप्लीट सेट लिखेंगे, यानी कि m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 4। उसके बाद हम अपना इनकम्प्लीट सेट लिखेंगे। इनकम्प्लीट सेट में m हमने फाइंड करना है और n की वैल्यू हमें दी जा रही है 6। उसके बाद हम अपना दूसरा इनकम्प्लीट सेट लिखेंगे जिसमें m की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है 432 और n की वैल्यू हमने करनी है फाइंड। तो ये हमारे सेट्स भी लिखे गए सारे। अब हम इस रिलेशन की इक्वेशन बनाएंगे, जो कि मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, इस बार जगह थोड़ी सी कम है। तो ये बनेगी m इज़ इक्वल टू k ओवर n क्यूब। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में अपने पहले सेट में से वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ, m की वैल्यू 2 आ जाएगी। k जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, और n की वैल्यू है जी 4, और उसके ऊपर हमने लगाना है क्यूब। तो 2 इज़ इक्वल टू k ओवर 4 का क्यूब होगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये बन जाएगा 64। अब 64 को इधर शिफ्ट करेंगे, 64 यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और k की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 128। ओके जी, जैसे ही k की वैल्यू आएगी हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना है। तो मैं यहाँ इसको दोबारा लिखता हूँ जी, m इज़ इक्वल टू k ओवर n क्यूब, और जाऊंगा मैं अपने सेट नंबर 2 में। वहाँ पर m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसलिए m को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। k की वैल्यू 128 आई, वो यहाँ पुट कर देंगे, और सेट नंबर 2 में n की वैल्यू है 6, तो ये n की वैल्यू और फिर उसका क्यूब। तो इस तरह m की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 128 ओवर 6 का क्यूब होता है 216। अब हम इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो आई थिंक सो ये आ जाएगा 16 ओवर 27, यानी कि दोनों जो हैं वो 8 के टेबल पर कॉमनली डिवाइड हो गए। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अभी n की वैल्यू की बाकी है, तो लिहाजा हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को एक बार फिर लिखेंगे। तो m इज़ इक्वल टू k ओवर n क्यूब। अब इक्वेशन नंबर 3 को हमने तीसरी बार लिखा है, तो अब हम मूव करेंगे अपने सेट नंबर 3 में। वहाँ पर m की वैल्यू कितनी है जी 432 है, m की वैल्यू लिखेंगे। k की वैल्यू हमारी आई थी 128, तो ये 128 आ जाएगा, और n हमने इस पर फाइंड करना, तो इसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। अब हम n क्यूब को इस तरफ और 432 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी n क्यूब इज़ इक्वल टू 128 ओवर 432। ओके जी, n क्यूब की वैल्यू आ गई है 128 ओवर 432। इन दोनों को आपस में हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8 ओवर 27, 8 ओवर 27,
ये 16 के टेबल पर दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारे पास n क्यूब की वैल्यू आ गई 8/27। हमने ये क्यूब यहाँ से ख़त्म करना और इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर क्यूब रूट ले लेंगे। इसका भी क्यूब रूट आ जाएगा और यहाँ से 8/27 का भी हम क्यूब रूट लेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाना, प्लस माइनस सिर्फ उस सूरत में लगाते हैं जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें। ओके जी, ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर n रह जाएगा। 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है और इस तरह हमारी n की वैल्यू आ गई जी 2/3। तो इस क्वेश्चन में भी हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, एक हमने वैल्यू फाइंड करनी थी m की और दूसरी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी n की। तो m की वैल्यू इसमें m की वैल्यू इसमें 16/27 आ गई है और n की वैल्यू इसमें 2/3 आ गई है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 3.2 है वो भी मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि हमें एक्सरसाइज नंबर 3.2 अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें 13 के 13 जो सवाल हैं वो तकरीबन सारे एक ही तरह के थे। अगर फिर भी आपको इसमें कोई बात समझ ना आई हो और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, तो आपसे मुलाकात होगी अब अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।